इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे जो कि ISO 15189-2022 के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हैं लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स, accommodation and environment control, control of documents, control of records, advisory services और रिव्यू ऑफ एग्रीमेंट्स। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स। इनके बारे में हम जानेंगे इनको रिसीव कैसे किया जाता है, इनकी स्टोरेज कैसे की जाती है, इनकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की जाती है। बात करते हैं रिसीट एंड स्टोरेज की। लेबोरेटरी रिएजेंट और कंज्यूमेबल्स को डायरेक्टली रिसीव करती है क्योंकि लैब के पास इतनी जगह है। रिसीव करने से पहले सारे मटेरियल को इंस्पेक्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि वो मटेरियल डैमेज्ड या डिटीरियोरेटेड या ख़राब तो नहीं है। एक बार जब मटेरियल को रिसीव कर लिया जाता है तो उसे मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने बताई है उसके हिसाब से मटेरियल को स्टोर किया जाता है ताकि वो खराब ना होने पाए। ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस हर शिफ्ट में नोट की जाती हैं ताकि इसको मॉनिटर किया जा सके। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। हर नए लॉट या न्यू शिपमेंट में से एग्जामिनेशन किट यूज़ करने से पहले उसकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जाता है। ये करने के लिए हम लॉट वेरिफिकेशन या शिपमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। लॉट वेरिफिकेशन या शिपमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कम से कम 2 पेशेंट सैंपल या क्वालिटी कंट्रोल सैंपल रन किए जाते हैं। यही 2 पेशेंट सैंपल या क्वालिटी कंट्रोल सैंपल पहले ओल्ड लॉट नंबर के रिएजेंट पे रन किए जाते हैं और फिर न्यू लॉट नंबर के रिएजेंट पे रन किए जाते हैं और इस रिजल्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है। किट वेरिफिकेशन तभी एक्सेप्ट की जाती है अगर ये NABL 112 के अकॉर्डिंग बताए हुए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में फिट होती है या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मैच करती है। एक्सेप्टेंस एंड टेस्टिंग में कंट्रोल्स की भी पैरेलल टेस्टिंग की जाती है ताकि उनका लॉट वेरीफाई किया जा सके। इसके लिए नए लॉट के कंट्रोल्स को पुराने लॉट के कंट्रोल्स के साथ पैरेलल में चलाया जाता है। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए फीफो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि नियर एक्सपायरी आइटम्स को पहले इस्तेमाल किया जा सके। फीफो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग नए स्टॉक को रेफ्रिजरेटर या कबर्ड में पीछे की ओर रखा जाता है ताकि ओल्ड स्टॉक या नियर एक्सपायरी आइटम्स को सामने की तरफ रखा जा सके और पहले इस्तेमाल किया जा सके। फीफो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉलो करने के लिए जब हम स्टॉक की इन्वेंट्री को रजिस्टर में नोट करते हैं तो वहां उसकी एक्सपायरी डेट को भी लिखा जाता है। रिएजेंट एंड कंज्यूमेबल्स जब स्टोर किए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो रिएजेंट और कंज्यूमेबल लॉट वेरिफिकेशन से गुजर चुके हैं या वेरीफाई हो चुके हैं उन्हें एक्सेप्टेड फॉर यूज लेबल किया जाए और उनको उन रिएजेंट और कंज्यूमेबल से सेपरेट या अलग रखा जाए जो कि अभी तक वेरीफाई या इंस्पेक्ट नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। रिएजेंट और कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए इनके किट इंसर्ट को रेडी रेफरेंस के तौर पर संभाल कर रखा जाता है। अब बात करेंगे एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टिंग की। अगर लेबोरेटरी रिएजेंट या कंज्यूमेबल की वजह से कोई एडवर्स इंसिडेंट होता है
तो उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है और रिएजेंट के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को इन्फॉर्म किया जाता है। दूसरी ओर अगर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर की ओर से किसी रिएजेंट के लिए कोई रिकॉल या एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजी जाती है तो उसके सारे कंसर्न स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है और एज पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड ट्रीट किया जाता है। हम बात करेंगे क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स के लिए। लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स के लिए मिनिमम ये वाले रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, जिसमें कि रिएजेंट का नाम, बैच कोड या लॉट नंबर प्रिजर्व किया जाता है। डेट ऑफ रिसीट और कंडीशन व्हेन रिसीव्ड नोट की जाती है। एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ फर्स्ट यूज, जब आपने रिएजेंट की किट ओपन की थी। लॉट वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड, ये लॉट वेरिफिकेशन रजिस्टर में लिखा जाता है। और यदि कोई रिएजेंट लॉट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है तो वो डेट जब उस रिएजेंट को नॉर्मल यूज से बाहर निकाल दिया गया था उसे भी नोट किया जाता है। अगर रिएजेंट लैब में ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं या कंबाइन किए जा रहे हैं तो जिस लैब स्टाफ ने इन्हें प्रिपेयर या कंबाइन किया है उसकी आइडेंटिटी और डेट ऑफ प्रिपरेशन को भी नोट किया जाता है और प्रिपेयर्ड रिएजेंट की एक्सपायरी को भी नोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकोमोडेशन एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल। लेबोरेटरी के एनालाइजर्स रिएजेंट्स के लिए किस तरह की अकोमोडेशन और एनवायरमेंटल कंट्रोल की व्यवस्था की गई है। इसमें जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो है फैसिलिटी कंट्रोल, स्टोरेज फैसिलिटी एंड पर्सनल फैसिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं फैसिलिटी कंट्रोल्स की। लेबोरेटरी के हर सेक्शन के लिए ज़रूरी सेपरेट स्पेस दिया गया है। इससे हम सेफ्टी, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और एफिकेसी इंश्योर करते हैं। लेबोरेटरी के हर हिस्से में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए व्यवस्था की गई है। लेबोरेटरी में एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है ईमेल के ज़रिए और इंटरनल टेलीफोन के ज़रिए ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके। लेबोरेटरी के सभी हिस्सों में एक्सेस कंट्रोल किया गया है। इसके लिए फ्लोर पे मार्किंग की गई है और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साइनेज लगाए गए हैं। एक्सेस कंट्रोल करने से हम लैब में जो पेशेंट के सैंपल और मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसकी सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा लैब में बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगाए गए हैं जैसे कि फायर अलार्म्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स और आई वॉश स्टेशंस। ये सभी सेफ्टी डिवाइसेस 6 महीने में एक बार चेक किए जाते हैं कि ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। फैसिलिटी कंट्रोल में ही हम आगे पढ़ेंगे कि उन सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है जिनकी वजह से एग्जामिनेशन रिजल्ट की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स हैं। लाइट, इसके लिए एडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है। स्टेरिलिटी, इसके लिए कंटेमिनेटेड और नॉन कंटेमिनेटेड एरिया को सेपरेट किया जाता है और कंटेमिनेटेड एरिया को सोडियम हाइपोक्लोराइट 0.05% से समय समय पर साफ किया जाता है। डस्ट के कंट्रोल के लिए डस्ट कंट्रोल से एडिक्वेट प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अलावा लेबोरेटरी की क्लीनिंग और मॉपिंग की जाती है। नॉक्शियस और हैजार्डस फ्यूम से बचने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन दी गई है जैसे कि जिस एरिया में ऑटोक्लेव चलता है या बायोमेडिकल वेस्ट डिस्कार्ड होता है वहाँ पे इन फ्यूम से बचने के लिए वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए एनालाइजर्स की शील्डिंग की जाती है। रेडिएशन की इंटरफेरेंस से बचने के लिए भी एनालाइजर्स की शील्डिंग की जाती है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनिंग की गई है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए मेन पावर के साथ यूपीएस का इंतजाम किया गया है ताकि एनालाइजर्स को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे। साउंड एंड वाइब्रेशन लेवल्स से रिजल्ट्स पे कोई असर ना पड़े इसके लिए ऐसे सेक्शंस को सेपरेट किया गया है जहाँ पे शोर की ज़रूरत नहीं है जैसे कि साइटोपैथोलॉजी में कंसंट्रेशन से काम करने के लिए अलग सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज फैसिलिटी की।
सैंपल्स, रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनकी इंटीग्रिटी, वायबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सके। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए कबर्ड्स और अलमीरा का इंतजाम किया गया है। हैजार्डस मटेरियल को स्टोर करने के लिए फ्लोर लेवल के ऊपर डेडिकेटेड कबर्ड प्रोवाइड की गई है। बायोमेडिकल वेस्ट की स्टोरेज के लिए कलर्ड डस्टबिन्स प्रोवाइड किए गए हैं और कंटेमिनेटेड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए एक डेडिकेटेड ऑटोक्लेव प्रोवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे पर्सनल फैसिलिटी, यानी कि लैब में काम करने वाले लोगों के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। लैब के स्टाफ और क्लाइंट्स के लिए वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया गया है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के स्टोरेज के लिए डेडिकेटेड एरिया प्रोवाइड किया गया है। सैंपल कलेक्शन के लिए एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया गया है जहां पर कि हम पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं और अटेंडेंट्स को वेटिंग एरिया प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जिन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है उसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन या QMS भी कहते हैं। इस QMS में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो देखेंगे। ये है क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन मैनुअल, लैब सेफ्टी मैनुअल, इसके अलावा हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और सीरोलॉजी सेक्शंस के लिए बने हुए हैं। लेबोरेटरी के हर सेक्शन और डिपार्टमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की एक कॉपी रेडी रेफरेंस के लिए इशू की गई है, जिसे कि वो समय पड़ने पर रेफर कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर और अप्रूव कैसे होते हैं। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी मैनुअल, सैंपल कलेक्शन मैनुअल, लैब सेफ्टी मैनुअल और क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी लैब क्वालिटी मैनेजर की है और उनको अप्रूव करने की जिम्मेदारी हेड ऑपरेशंस की है और उनको इशू करने की जिम्मेदारी लैब क्वालिटी मैनेजर की है, जबकि सारे SOP प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी रिस्पेक्टिव HODs की है और उनका अप्रूवल लैब डायरेक्टर से होता है और इन्हें लैब क्वालिटी मैनेजर ही इशू करता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी मैनेजर की है। क्वालिटी मैनेजर ही सभी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को इशू करता है और उनको कंट्रोल करता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए इन डॉक्यूमेंट्स के हर एक पेज पर डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पे है। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर डॉक्यूमेंट का, जिसे डॉक्यूमेंट नंबर कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट का करंट एडिशन नंबर और रिवीजन नंबर मेंशन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इशू नंबर और रिवीजन नंबर मेंशन करने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा हर पेज के ऊपर पेज नंबर और टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 116। इसके अलावा किस अथॉरिटी ने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया है उसका भी मेंशन होता है। ये डॉक्यूमेंट के फुटर में मेंशन किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट किसने ऑथराइज किया है और किसने प्रिपेयर किया है। इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उन्हें कंट्रोल डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब हम डॉक्यूमेंट रिव्यू और अपडेट के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को समय पड़ने पर रिव्यू किया जाता है या कम से कम साल में एक बार तो रिव्यू किया ही जाता है। इस दौरान कोई भी अगर माइनर चेंजेस हैं तो उनकी अमेंडमेंट हाथ से डॉक्यूमेंट्स में की जा सकती है। ये चेंजेस सिर्फ क्वालिटी मैनेजर ही कर सकता है और इन चेंजेस के साथ उसको अपने साइन डॉक्यूमेंट के ऊपर करने होते हैं और डेट और टाइम भी मेंशन करना होता है। जब डॉक्यूमेंट्स को दोबारा प्रिंट किया जाता है तो इन सारे अमेंडमेंट्स को टाइप करके डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर दिया जाता है। जब भी QMS के डॉक्यूमेंट रिव्यू किए जाते हैं तो पुराने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑब्सोलीट स्टैम्प कर दिया जाता है ताकि उन्हें ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट माना जा सके और इन डॉक्यूमेंट्स को 3 महीने तक रखा जाता है और 3 महीने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट्स को 3 महीने इसलिए रखा जाता है ताकि
नए डॉक्यूमेंट्स में किए गए चेंजेस को पुराने डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस से कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। पिछली पॉलिसी हमने पढ़ी थी वो थी कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स वो इंफॉर्मेशन है जो काम करते हुए साथ साथ में जनरेट की जाती है, यानी कि एक्टिविटी के साथ में कंकरेंटली जनरेट की जाती है, जैसे टीआरएफ या रिपोर्टिंग, वर्कशीट्स, रजिस्टर्स में एंट्रीज, इन सबको रिकॉर्ड कहा जाता है। और जो हमारा क्यूएमएस है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट किए जाते हैं उनमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी अमेंडमेंट के लिए जो गलत एंट्री हो गई है उसे एक लाइन से काट दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और फिर एक नई एंट्री कर दी जाती है। जहाँ पे एंट्री काटी गई है वहाँ पे एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉय आईडी डालकर साइन कर देता है और डेट और टाइम डाल देता है। इससे ये पता लगता है कि ये गलती किस एम्प्लॉय ने ठीक की है। सभी रिकॉर्ड्स को ऐसे एनवायरनमेंट में स्टोर किया जाता है जहाँ पे कि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। जो भी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखे जाते हैं उनका टाइम टाइम पर बैकअप लिया जाता है और उस बैकअप को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। इससे हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं पा रहा है। अब हम बात करेंगे रिकॉर्ड के रिटेंशन पीरियड की। यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स की डिटेल दी गई है और उनका रिटेंशन पीरियड लेबोरेटरी ने अपने क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर में डिसाइड किया हुआ है, जैसे कि सप्लायर सिलेक्शन फॉर्म्स या लिस्ट 1 साल के लिए, स्टाफ के क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय के रिजाइन के 6 महीने बाद तक रखे जाते हैं। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 1 महीने के लिए, records of receipt of samples in the laboratory for 6 months, information on reagents and materials used for examination, documentation, certificate of supplies and package inserts 3 महीने के लिए, laboratory workbooks और worksheets 1 हफ्ते के लिए, instrument printouts and retained data for and information 1 हफ्ते के लिए। ऐसे ही रिटेंशन पीरियड की बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। ये रिकॉर्ड कितने समय के लिए रिटेन किया जाता है। रिटेंशन टाइम खत्म होने के बाद रिकॉर्ड को श्रेडिंग के जरिए डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एडवाइजरी सर्विसेज। लैब का कोई भी यूजर, कंसल्टेंट या पेशेंट अगर उन्हें टेस्ट या टेस्ट के रिजल्ट के बारे में कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो उसके लिए वो लैब के स्टाफ, लैब कंसल्टेंट और लैब डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको इस टेस्ट या रिजल्ट की सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन बताई जाती है। हॉस्पिटल स्टाफ यूजुअली लैब के स्टाफ से किस तरह की क्वेरीज करता है वो हम यहाँ देखेंगे। एग्जामिनेशन के चॉइस के बारे में, सैंपल के टाइप के बारे में, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में, सैंपल रिजेक्शन के रीज़न के बारे में और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वेस्टिंग द एग्जामिनेशन के बारे में। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हॉस्पिटल स्टाफ लैब स्टाफ से एडवाइस ले सकता है। ऐसे सारे इंस्टांसेस या ऐसे सारे मौके जहाँ पे इस तरह की एडवाइस दी गई है उन्हें हम अपने एडवाइजरी रजिस्टर में नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिव्यू ऑफ एग्रीमेंट्स। लेबोरेटरी की डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज में जो भी टेस्ट लिखे गए हैं एक बार उनके लिए जब रिसीट जनरेट हो गई है तो इसे लेबोरेटरी और क्लाइंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है। डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज में लिखा गया है कि टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट का कोड क्या है, किस मेथोडोलॉजी से टेस्ट किया जाएगा, स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और टेस्ट का प्राइस क्या है। इसके अलावा टेस्ट का रिजल्ट कितनी देर में आएगा या टर्न अराउंड टाइम क्या है।
रिसीट जनरेट होने के बाद अगर किसी भी वजह से हमें रिसीट जनरेट होने के बाद डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज में जैसा इन पैरामीटर्स को मेंशन किया गया है, अगर उससे कुछ बदलाव होता है तो हमें वो डेविएशन क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है। जैसे कि लैब टेस्ट के लिए कोई रिसीट जनरेट होने के बाद हमारी मशीन खराब हो जाती है और हम अपने सैंपल्स रेफरल लेबोरेटरी को भेजते हैं, जिसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाता है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के साथ शेयर करनी होगी। या अगर हम किसी वजह से इन सैंपल्स को दूसरी मशीन पे रन करते हैं जहाँ पर कि टेस्ट की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, तो भी हमें क्लाइंट को ये इन्फॉर्म करना होगा। थैंक यू।